अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दिस इज फहद अमीन, योर लेक्चरर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का जो हमारा एरिया है वो बेसिकली डील करता है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। सर, हम नॉन करंट एसेट्स एक दफा पहले पढ़ चुके हैं, बट दोज वर टेंजिबल्स, जिसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे और ट्रीटमेंट ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट हम देखते थे। आज जो हमारा एरिया है वो स्पेसिफिकली डील करता है उन तमाम एसेट्स से जो है तो नॉन करंट बट intangibles हैं। तो हाउ वुड वी ट्रीट दोज intangible assets? इट्स सिंपली लाइक IAS 16 जो हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बिल्कुल उसी की तरह का है। बट फर्क इतना है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स आर टेंजिबल आइटम्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट अ नॉन टेंजिबल आइटम दैट वुड बी रिकग्नाइज्ड एज अ नॉन करंट एसेट। हाउ वुड वी treat an intangible item? How would we recognize an intangible item as a non-current asset? और फिर उसके बाद जब वो रिकग्नाइज हो जाए, मेजरमेंट हो जाए उसकी, तो फिर उसको किस तरीके से अपने पास रिकॉर्ड करना है, उसको किस तरीके से हमने एक्सपेंस आउट करना है, वो सारी चीजें हमें बताता है IAS 38। तो बिस्मिल्लाह करते हैं सर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं IAS 38 का। डेफिनेशन: एन intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. It can be held for use in the production or supply of goods or service, for rental to others, or for administrative purpose. सर, बड़ी सिंपल सी बात है। सेम वही बात लिखी हुई है जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में थी। फर्क सिर्फ इतना है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, यानी कि इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। यू कैन नॉट, इट इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। बस सिंपल सी बात रखते हैं। इनटेंजिबल आइटम एक ऐसे आइटम को कहा जाता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। द डेफिनेशन कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ आइटम्स: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट्स, एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग, कस्टमर लिस्ट, फ्रेंचाइजेस, कोटाज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। फिर गुडविल भी आ जाती है। गुडविल अराइजिंग ऑन कंसोलिडेशन इज कवर्ड बाय IFRS 3। अदर इंटेंजिबल एसेट्स आर डेल्ट विद बाय IAS 38, but not all of the intangibles listed above can be recognized on the balance sheet। आसान अल्फाज में बात करते हैं सर, ऊपर बहुत सारी इंटेंजिबल चीजें लिखी हैं, लेकिन सारी चीजें मेरे पास बतौर एसेट रिकग्नाइज की जाए ये चीज जरूरी नहीं है। ओके, फेयर इनफ। सर, तो रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है? रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है वो पढ़ने से पहले हम एक दफा पढ़ लेते हैं ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। Intangible must meet strict recognition criteria before they can be recognized as asset. Initial measurement should be at cost. बिल्कुल, ये तो हमें पता था। After recognition, an entity must choose either the cost model or revaluation model, जैसे हम लोग IAS 16 में करते थे, सेम वही चीज है। An intangible asset with a finite useful life must be amortized over that life. An intangible asset with an indefinite useful life is not amortized but must be subjected to an annual impairment review। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा फील आता है कि कोई इंटेंजिबल एसेट आपका ऐसा है जो एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा, जो एक वक्त के बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, उसे आप अमोर्टाइज कर दो। और कोई एक इंटेंजिबल एसेट आपका ऐसा है जिसमें आपको ये फील आता है कि सर ये ताहयात आपके साथ है, तो उसे आप अमोर्टाइज नहीं कर सकते, बट रादर वी शुड हैव एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। जैसे गुडविल है। अब खैर छोड़ दो, गुडविल का तो हिसाब अलग है, उसमें बाद में बात करेंगे। अब आते हैं सर रिकग्निशन क्राइटेरिया पे। सर, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या कहता है? सर, रिकग्निशन क्राइटेरिया कहता है सबसे पहले तो इट शुड बी आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब है सर? ये बाकी एसेट्स से अलग होना चाहिए है, इसको बिजनेस के बाकी एसेट्स की तरह अलग से बेच सकें, रेंट पे दे सकें, इसका यूजेज डिफाइन कर सकें, तो मैं कह सकता हूं कि यस, ये आइडेंटिफाइबल है। Intangible assets such as customer relationship cannot be separated from goodwill. In a business combination, such asset would become a part of goodwill, but they cannot be recognized by themselves. To be recognized, the enterprise must be able to dispose of intangible asset without disposing of any other asset at the same time। भाई मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है,
लेट्स जस्ट से मेरे पास एक सॉफ्टवेयर चल रहा था सैप। अब मैंने सैप खत्म करके ईआरपी पे जाना है। सर तो सैप को मैं आइडेंटिफाइबल एसेट कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं सैप खत्म करता हूँ तो मेरा बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा यार। फॉर गॉड सेक, सैप खत्म करके मैं ईआरपी पे जा रहा हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सैप और ईआरपी दोनों मेरे लिए क्या है? आइडेंटिफाइबल आइटम्स हैं। बी कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। An intangible item will only be recognized as an asset if the entity has a control over it. Control over it का क्या मतलब है भाई? भाई मैं जब चाहूं उसको बेच दूं, जब चाहूं दोबारा इस्तेमाल में ले आऊं, ना चाहूं तो पड़ा रहने दूं, चाहूं तो जितना मर्जी यूज कर लूं। तो मेरे इख्तियार में है कि मैं उस एसेट के साथ कुछ भी कर सकता हूं। यहां पर ये चीज जेर गौर है। अक्सर लोग अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं कि सर आप हमारी कंपनी का असासा है, यू आर एन एसेट फॉर अस। IS-38 क्लियरली आइडेंटिफाई करता है, नो दे आर नॉट एसेट्स। हाँ, अनटिल अनलेस आपके पास कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, कोई एक्सक्लूसिविटी है कि ये आपके अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑब्वियसली, देन दे वुड बी रिकग्नाइज्ड एज एन कंट्रोलेबल एसेट। अदरवाइज एम्प्लॉयज, लेबर, वर्कफोर्स आपका कभी भी एसेट नहीं होता। अक्सर लोगों को ये जो गलत फहमी होती है ना कि हम कंपनी के लिए एसेट्स हैं, ऐसा नहीं है भाई। एंड द एंटिटी, it is probable for an entity to generate future economic benefit from the intangible item। भाई मैं उस आइटम को, उस इंटेंजिबल आइटम को यूज करते हुए अगर फ्यूचर में फायदा ले सकता हूं तो यस इट इज माय एसेट। तो क्राइटेरिया क्या है सर एसेट को डिफाइन करने का? अच्छा, एक और चीज, ऑब्वियसली ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली। आई बिलीव ये पॉइंट तो समझा समझा के मैं भी तंग तंग आ गया हूँ। आप लोग भी सुन सुन के तंग आ गए होंगे। भाई कॉस्ट रिलायबली मेजर होनी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो अकाउंटिंग में, अगर उसका अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं है तो सर वो किसी चीज में रिकग्नाइज ही नहीं हो सकता। तो अमाउंट आपका रिलायबली मेजर होना चाहिए है। सर तो चार चीजें हमें पता चल गई। पहली चीज, मैं किसी भी इंटेंजिबल आइटम को एसेट रिकग्नाइज उस वक्त करूंगा जब वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो, मेरे इख्तियार में हो, मैं उससे फ्यूचर में, ये प्रोबेबल हो कि मैं उससे फ्यूचर में मुनाफा ले सकता हूं और उसकी कॉस्ट मैंने रिलायबली मेजर की है। अगर ये चार शराइत पे पूरा उतरता है तो यस, द इंटेंजिबल आइटम कैन बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट फॉर द एंटिटी। अच्छा सर, उन चीजों का क्या करें जो कि क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही? वॉट अबाउट दोज इंटेंजिबल आइटम्स दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया? If an intangible asset does not meet the recognition criteria, then it should be charged to income statement immediately as it is incurred। भाई तुमने जैसे ही इनकर किया इमीडिएटली चार्ज कर दो। कहां पे? इनकम स्टेटमेंट में। और ये आपके पास आ जाएगा एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, ये जहन में रख लो कि अगर तुमसे कोई गलती होती है और तुम बोलते हो कि नहीं यार ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा हो, तुमने उसे एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया और बाद में तुम्हें फील आता है कि नहीं ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है और इसको मुझे एसेट रिकग्नाइज करना चाहिए था, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं लेटर डेट पे। अच्छा जी, अब कुछ चीजें जो IS-38 ने क्लियरली स्टेट्स की हैं, दैट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, स्टार्टअप कॉस्ट एंड ट्रेनिंग डू नॉट मीट द रिकग्निशन क्राइटेरिया। ऑल्सो internally generated goodwill such as brands, mastheads, publishing titles and customer list cannot be capitalized। भाई सिंपल सी बात कर रहा है वो। तुम चीजें जानने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ये कैपिटलाइज नहीं है। तुम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को आम कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट की नो हाउ दे रहे हो, एडवर्टाइजिंग, सर ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। स्टार्टअप कॉस्ट, तुमने बिजनेस को शुरू करने के लिए खर्चा किया, सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ट्रेनिंग, ये रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करते। ऑल्सो इंटरनली जनरेटेड गुडविल, सर मैं अपने कारोबार की अपना मुंह या मिट्ठू जितना मर्जी बन जाऊं, मैं जितना मर्जी अपना मुंह या मिट्ठू बन जाऊं, वो गुडविल कैपिटलाइज नहीं की जा सकती। सही है। इसी तरीके से कस्टमर लिस्ट मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता क्योंकि कस्टमर मेरे काबू में नहीं है, गुडविल मेरे काबू में नहीं है, पब्लिशिंग टाइटल्स मेरे काबू में नहीं है। सर जो चीज मेरे काबू में नहीं है मैं उसे कैपिटलाइज कैसे कर सकता हूँ?
डेवलपमेंट कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड। देखो यहाँ पे उसने ये बात बोली है, तुमने रिसर्च कर लिया, रिसर्च करने के बाद जब तुम डेवलपमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे ये समझना, एक्चुअल में कोई चीज बन रही है तो डेवलपमेंट के ऊपर जो भी खर्चा आएगा दैट वुड बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट। हमेशा इस बात को याद रखना, डेवलपमेंट के ऊपर जो भी खर्चा आएगा इट वुड बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब आते हैं सर अमोर्टाइजेशन पे। अमोर्टाइजेशन, an entity must assess whether the useful life of an intangible asset is finite or infinite. An asset has an indefinite useful life when there is no foreseeable limit to the period over which the asset is expected to generate net cash inflows. यार आसान अल्फाज में बात करते हैं, अगर यूजफुल लाइफ डेफिनेट है, अगर यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, अगर यूजफुल लाइफ लिमिटेड है, तो आप अपने एसेट को अमोर्टाइज कर दोगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जैसे हम एसेट को डेप्रिशिएट करते थे ओवर यूजफुल लाइफ, अब हम एसेट को अमोर्टाइज कर देंगे ओवर द यूजफुल लाइफ। अगर आपका एसेट, इंटेंजिबल एसेट, इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ रखता है, इन्फिनिट लाइफ है, अनलिमिटेड लाइफ है, तो सर हम उसे अमोर्टाइज नहीं कर सकते। वी जस्ट नीड टू टेक एन इम्पेयरमेंट रिव्यू एवरी ईयर। हम हर बैलेंस शीट डेट पे एक इम्पेयरमेंट रिव्यू ले लेंगे कि कहीं इस एसेट पे कोई तबाही तो नहीं आई, कहीं इस एसेट को किसी नागहानी आफत की वजह से इसका अमाउंट कम तो नहीं हुआ, कहीं इस एसेट पे कोई आफत तो नहीं आई। इम्पेयरमेंट रिव्यू ले लेंगे बस एक। अब आते हैं सर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। सर यहां लिखा हुआ है द जनरल प्रोविजंस फॉर IS 38 applies to internally generated intangible as well as to purchased intangible. However, there are new problems and additional requirements connecting to the recognition and measurements of internally generated intangibles. सर प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली चीज पॉइंट ऑफ रिकग्निशन। आप इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल की बात करते हो, पॉइंट ऑफ रिकग्निशन। एट व्हाट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंटेंजिबल इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एसेट विल गिव राइज टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर सबसे पहले तो आपको ये टेंशन होती ना, मुझे यही नहीं पता भाई, मुझे कैसे पता कब मुझे इससे फायदा होगा। अब देखो इसके नीचे कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, कोई इतना मुश्किल मुश्किल बात नहीं है। क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कब कैपिटलाइज करना है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं सर मेजरमेंट। What cost should be allocated to the asset? Do these costs relate specifically to the new intangible asset, or are they normal, or are they the normal cost of maintaining existing goodwill, etc.? सर अब देखो, दो बातें तो बहुत जरूरी थी। एक रिकग्निशन, रिकग्निशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और रिकग्निशन में सब, रिकग्निशन के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉस्ट, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। मुझे पहले तो यही पता नहीं चलेगा कि मैं किस स्टेज पर इस एसेट को इनटेंजिबल एसेट डिक्लेयर करूं या कैपिटलाइज करूं। भाई सिंपल सी बात है, द प्रोजेक्ट इज टेक्निकली फीजिबल, फेयर इनफ। क्राइटेरिया बता रहा हूं आपको। इट टेंड्स टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड देन यूज इट और सेल इट। ओके, इट इज एबल to use or sell the intangible asset. Okay, the intangible asset will generate future economic benefit. There must be a market for the product or an internal use of it. Okay, fair enough. It has an adequate technical, financial, and other resources to complete the project. It can reliably measure the attributable expenditure on the project. भाई simple simple simple। आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कब कैपिटलाइज करोगे ये क्राइटेरिया बता दिया। प्रोजेक्ट की आपने फीजिबिलिटी बनाई, ओके, अगर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बना रही है, पहला टिक लग गया। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो वो आपके इंटेंजिबल एसेट को कंप्लीट कर देता है या कंप्लीट करने की सकत रखता है, और कंप्लीट होने के बाद उसे इस्तेमाल करने या बेचने की भी आपके पास अथॉरिटी है, कंट्रोल है। दूसरा टिक लग गया। इट इज एबल टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। ओके, फेयरनेस, आपने एक काम कर लिया और उसके बाद आप अपना इंटेंजिबल एसेट बेच भी सकते हो, इस्तेमाल भी कर सकते हो। जो दूसरा पॉइंट था वही तकरीबन तीसरा पॉइंट भी सेम चीज है। या फिर आपको यह पता है कि सर ये काम कंप्लीट होने के बाद मुझे इस पर्टिकुलर आइटम से बहुत ज्यादा फायदा होगा, मार्केट में इस चीज की डिमांड है, और मैं इसे इंटरनली भी यूज कर सकता हूं। ये भी तो प्रोबेबल होना चाहिए।
चौथा टिक लग गया। और जो आप इंटेंजिबल आइटम को एसेट रिकग्नाइज कर रहे हो ना, उसको उसको आपने जब रिकग्नाइज किया एज एन एसेट, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉस्ट होनी चाहिए भाई। कोई टेक्निकल कॉस्ट, कोई फाइनेंशियल कॉस्ट, कोई अदर रिसोर्सेज, आपने कोई लेबर वर्कफोर्स लगाई है उसके पीछे, ताकि वो काम आपका हो सके। पांचवा टिक लग गया। इट कैन reliably measure the attributable expenditure on the, छठा है सिंपल, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये 6 क्राइटेरिया आपके डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के। सही। अब सर, कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है? मटेरियल एंड सर्विस कंज्यूम, डायरेक्ट स्टाफ कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज पेटेंट कॉस्ट एंड ऑल, सेलिंग एड। अच्छा, और ये कुछ कॉस्ट हैं जिनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना। ये आप एक नजर पढ़ लो, बहुत इजी चीज है। अकाउंटिंग एंट्री फॉर अमोर्टाइजेशन, बहुत छोटा सा सर एरिया, ये बहुत छोटा सा एरिया। अकाउंटिंग एंट्री अमोर्टाइजेशन की बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हम डेप्रिसिएशन की बनाते थे, बस फर्क इतना है कि ये इंटेंजिबल के लिए, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एंड एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, या अलाउंस क्रेडिट करके उसके बाद आप एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को क्रेडिट कर दो। बाकी सर ये रिवैल्यूएशन है, आप बिल्कुल देख लो, बिल्कुल वैसे ही होती है रिवैल्यूएशन इसकी, जैसे आपकी IAS 16 के साथ होती थी। देखो यहाँ मेंशन भी है, बिल्कुल वैसे ही होती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसका डिस्क्लोजर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका IAS 16 का होता था, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। आप एक दफा इसको पॉज करके पढ़ लेना दोनों चीजों को सुकून से। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, हियर इज माई नंबर। आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, कभी कभी देर से जवाब दूंगा लेकिन जवाब दूंगा जरूर। कोई भी आप लोगों को मसला होता है, परेशानी होती है, दिस इज फहाद अमीन, यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस टॉपिक। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।